के लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका लगा है। एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामला, सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग इसमें की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में दम नहीं है, ये याचिका मेरिट से रहित है। कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, एफआईआर रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें, पूरा मामला रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है और सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग लालू प्रसाद की तरफ से की गई थी। याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि याचिका में दम नहीं है, ये याचिका मेरिट से रहित है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बोचाही के पास नेशनल हाईवे 80 पर यह हादसा हुआ। दूध लदा वाहन, एक बालू लदा ट्रक और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक, तीनों आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के दौरान सड़क किनारे बिजली का पोल भी टूट गया है, जिससे आसपास के गांव की बिजली आपूर्ति अब ठप हो गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां सोनबरसा प्रखंड के सहोरवा मध्य विद्यालय से हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां 4th क्लास की छात्रा स्मृति कुमारी के साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने कथित रूप से पीट कर उसकी हत्या कर दी। छात्रा स्मृति कुमारी की पिटाई के बाद मौत हो गई है। बताया जाता है कि पंखा चालू करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन उसे इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले गए, लेकिन पटना पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। परिवार ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। से पढ़ने गया, जैसे स्मृति कुमारी जिसका मृत्यु हुआ है, वो क्या बोला, जो पंखा चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 लड़की है और तो वो बोला कि नहीं हम पंखा नहीं चालू करने देंगे। तो कहा कि न हम करेंगे, तो वो बोला कि मारेंगे। तो हमारा स्मृति कुमारी बोला कि मारो, तो वही आकर इसको मार दिया। उसके बाद जब हमारा बेटी उस पर बेहोश पड़ा गया, लेकिन मास्टर जी उठाकर भी नहीं घर लाया। बच्चे सबको हाथ ही भेजा, उसको बच्चा लोग लेकर गया, तो हम लोग को पता चला है कि हमारा लड़की को बेहोश करके भेज दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का SC/ST दर्जे को लेकर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अन्य धर्म में जाते हैं कोई लोग और ईसाई धर्म अगर अपनाते हैं, तो उनका दर्जा SC/ST का खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने पर दर्जा तत्काल ही खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से अनुसूचित जाति का दर्जा जो है तुरंत और पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना है। यानी कि ईसाई और मुस्लिम बनने पर SC/ST का स्टेटस जो है वो नहीं मिलेगा। धर्मांतरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है। सामान्य तौर पे देखा जाता था, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में SC और SC से जुड़े हुए कई लोग जो हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, ईसाई धर्म बन जाते थे, लेकिन उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं क्या उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इससे जुड़े मामले में आज एक किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है, समझते हैं। वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज कोर्ट का क्या फैसला रहा? जी नहीं, आपने जैसे बताया उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये करूंगा, हल्का सा चेंज है आपने जो बताया।
आज का जो अहम जजमेंट आया है बहुत ही हिस्टोरिक है, इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट सिर्फ SC/ST एक्ट 1989 का जो एक्ट है उसको गवर्न करता है, ये बाकी सारे अधिकारों को गवर्न नहीं करता है। जो रिजर्वेशन के अधिकार हैं उसको लेके ये जजमेंट नहीं है। आज का जजमेंट इतना ही डिसाइड कर रहा है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई थी, वो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट लगाई थी, क्या वो SC/ST के कैटेगरी में आता है, क्या वो इस एक्ट के दायरे में आता है जिससे वो ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हमारे केस में जो व्यक्ति था वो दलित से कन्वर्ट होके एक क्रिश्चियन हो गया 10 साल पहले। 10 साल से वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करके चल रहा है। जब एक इंसिडेंस बना, उसको लेके उसने एक गलत FIR रजिस्टर करी SC/ST एक्ट में, ये कहते हुए कि मैं एक पीड़ित हूं और इस एक्ट का वायलेशन हुआ है। हाईकोर्ट में जब ये मैटर आंध्र प्रदेश में चला तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप जो एक्ट का डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 में, उस डेफिनेशन में आप फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। उस जजमेंट को उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा था। हम अक्यूज की तरफ से इसमें अपोज कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज ये महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि कौन कंप्लेनेंट हो सकता है जो ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट 1989 में। तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 में डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा और शेड्यूल ट्राइब होगा। जोशी सर, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बात ये भी होता है कि अगर बहुत सारे अधिकारों की बात करती है, अधिकार का मसला तो हालांकि बात का मसला होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे मैं ST हूँ, SC से हम बाद में SI बन जाते हैं, तो क्या हमारे बाद में जो राइट्स हैं, जो बहुत, जैसे मैं नौकरी के लिए जाता हूँ या मेरे बच्चे नौकरी पे जाए, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, या वो अलग मामला है और ये अलग मामला है? जी, वो एक अलग मामला है। वो मामला जो है वो 3 जज की खंडपीठ में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच पीछे इसको सुन रही थी और वो मामला वहां डिसाइड होगा कि उनके क्या सारे अधिकार होंगे, रिजर्वेशन उनको मिलेगा कि नहीं, और उसके अंतर्गत अगर उनकी नौकरी का इश्यू है तो वो भी वहां डिसाइड होगा। इस वाले जजमेंट ने उसको करा नहीं है अभी डिसाइड, हालांकि जजमेंट अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, शाम के आने के बाद ये कंफर्म होगा। तो एक लाइन में आज का जजमेंट इसको क्या कहेंगे? आज का जजमेंट SC/ST एक्ट में कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है तो आप SC और ST होने चाहिए, ये डेफिनेशन को कंफर्म करता है। निश्चित तौर पे बहुत आसान शब्दों में नचिकेता जोशी जी इन्होंने साफ तौर पे बताया क्या जजमेंट क्या है। निश्चित तौर पे कहते हैं ये जजमेंट तो अभी एक है, लेकिन इससे जुड़े हुए कई अन्य जो मसले हैं इस मामले पे भी आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नीतीश कुमार JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार JDU के सर्वे सर्वा लगातार बने हुए हैं और नीतीश कुमार JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चुने गए हैं। सुबह 11 बजे तक नाम वापसी का समय था, किसी और ने नामांकन नहीं किया था और एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर संजय झा ने CM नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार JDU के अध्यक्ष चुने गए हैं, किसी और ने कोई नामांकन इसमें किया नहीं था और अब जब फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं CM नीतीश कुमार तो संजय झा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, JDU पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने रहेंगे। एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है और आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। नाम वापसी का 11 बजे तक समय था और उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में ही JDU की कमान रहने वाली है, यानी कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने रहेंगे और इसे लेकर के JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। हुई पार्टी है और फिर इसी पार्टी ने बिहार में 20 साल से इनके नेतृत्व में काम करके इतना बड़ा परिवर्तन लाया और अभी भी जो चुनाव हुआ, इतनी बड़ी जीत इस पूरे अलायंस को हुआ है, तो हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं। वो आएंगे, जल्दी ही आएंगे पदभार ग्रहण करने के लिए। आगे हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगा और उसके बाद ये सब चीज़ वहाँ फॉर्मलाइज होता है, तो आगे अप्रैल के लास्ट में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगा और पार्टी के लिए वैसे भी उपलब्ध रहता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के फिर से चुने, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है।
तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार के फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की बनाई हुई और वे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। नीतीश कुमार जेडीयू में सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी किसका है? ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाया है। नीतीश कुमार जी ने नीचे से लाके आज तक यहाँ तक इस पार्टी को खड़ा किया है। तो नीतीश जी अनअपोज्ड हुए तो इसमें कौन सी खबर है? कोई खबर नहीं है। ये पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सर्वमान्य नेता हैं। सांसद मीसा भारती ने भी सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही मीसा भारती ने तंज कसते हुए कहा कि अब वो परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो उप प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए। मैंने भी सुना है कि शायद इस वीक फ्राइडे तक शायद आएगा और मुझे ये लगता है कि शायद बंगाल चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और सबसे अच्छी बात है नीतीश कुमार जी की मुझे ये लगी कि अब कम से कम परिवारवाद पे तो नहीं बोलेंगे। अपने बेटे को राजनीति में ले आए हैं तो एटलीस्ट परिवारवाद पे तो वो नहीं अब बोलेंगे। और यहाँ आके कम से कम उप प्रधानमंत्री का पद तो जरूर पाए। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी और इस बिल में लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया जाएगा। यह संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। दरअसल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उसमें यह प्रावधान था कि ये नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी और यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है। बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगभग 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है और इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि परिसीमन के बाद बिहार में 40 की जगह 60 सीटें, तो उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 लोकसभा की सीट हो सकती है। उत्तराखंड में 5 की जगह 8 सीटें हो सकती हैं, जबकि तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। अब सीटों में इजाफा करके 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन भी हो सकता है। देखिए, मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको सशक्त किया जा रहा है,
ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण का एक फुल प्रूफ प्रमाण हमको सदन में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ वो चलते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। तो ये भी एक वैसी ही बात है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। देखिए, महिला बिल आरक्षण पास होने से महिलाओं में एक बहुत ही अच्छा संदेश जाने का काम होगा। जहां पर बिहार में पहले से ही पंचायतों में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मुखिया के पदों पर और या हो जिला अध्यक्ष के रूप में या मेयर और उप मेयर के रूप में वो अपने कार्यों से जो है लोगों को परिचित भी करा रही हैं और वो ये भी बताने का काम कर रही हैं कि महिला कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज बिहार में महिला सशक्ति का पहले बिहार सबसे पहले 2006 में पंचायती राज में हम लोगों ने लागू किया और 2007 में नगर निकाय में बिहार ने लागू किया महिला आरक्षण, जिसके कारण हजारों की संख्या में आज महिलाएं जिला परिषद है, मेयर है, डिप्टी मेयर है और आज महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बिहार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास कराया लोकसभा और राज्यसभा से, कानून बनाओ और जल्दी निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो धरातल पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी उतारेंगे और देश के लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ेगी। कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरह से हमारी सरकार ने नए नए कदम उठाए और बड़े ही साहसी कदम उठाए। और इसी कड़ी में ये बात थी ही कि जब तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट नहीं होगा, महिलाओं की संख्या अधिक नहीं होगी, तब तक इस देश का एक संतुलित विकास जो है उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और इस क्षमता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही समझा, महिलाओं की क्षमता को, और उन्होंने क्षमता को रिकॉग्नाइज किया और महिलाओं को भी उनकी क्षमता का एहसास करवाया कि आप क्या हैं। हमें तो प्रसन्नता होगी, आपके जैसी बहनें भी आ जाएगी उसमें तुरंत कहीं ना कहीं से, क्योंकि अलग से जब 33% जो हमने रिजर्व जब सीट जब करेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो बहुत सारे हमारी बहनों के लिए सीट होगी। तो बहनें समान रूप से भी आती हैं, रिजर्व सीट पर आएंगे जीत करके। हमारे यहाँ पंचायतों में पंचायत स्तर पर जो रिजर्व हुआ है तो आज 50% से ज्यादा, अगर बिहार की हम बात लें तो 50% से ज्यादा जगहों पर हमारी बहनें बैठती है। बिहार के कई विश्वविद्यालय में सत्र देरी की बात कोई नई नहीं है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में सत्र देरी से खत्म होता है, जिसकी वजह से छात्रों को न सिर्फ पढ़ाई देरी से खत्म होती है बल्कि इसका असर उनके भविष्य और नौकरी पर भी पड़ता है। और कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेर यूनिवर्सिटी और दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, जहां सत्र में देरी ने छात्रों के भविष्य को अधर में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में देरी कोई नई बात नहीं है। इतने सालों में भी इसमें सुधार नहीं हुआ। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेर यूनिवर्सिटी और दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से, जहां सत्र में देरी की वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेशन लेट तो चल रहा है, जो बात है मुंगेर यूनिवर्सिटी का पूरा व्यवस्था भी ठीक नहीं है, एडमिशन भी लेट हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि शैक्षणिक सत्र 6 महीने की देरी से चल रहा है, जिससे छात्रों का एडमिशन लेट हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उम्र बीतने की वजह से सरकारी नौकरी के मौके छूट रहे हैं और भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। 6 महीने का सेमेस्टर में 6 महीने सत्र विलंब चल रहा है। 23-27 का मामला हो या फिर 24-28 का हो, दोनों लगभग 6 महीने विलंब से चल रही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां शैक्षणिक सत्र 2 साल की देरी से चल रहा है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, केवल मतलब सेशन लेट ही नहीं चल रहा है। यदि सरकार
इनको चला रहे हैं ये यूनिवर्सिटी को, तो सुचारू व्यवस्था से चलाएं। सेशन 1 साल 2 साल या एक सेशन लेट नहीं चल रहा है, यहाँ सालों साल से सेशन लेट चल रहा है। खासकर बाहर से पढ़ने आए छात्रों को आर्थिक और मानसिक दोनों ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बहुत सेशन लेट चल रहा है, जिस वजह से सभी छात्रों को परेशानी हो रहा है, मुझे भी परेशानी हो रहा है, और यहाँ पे छात्रवृत्ति भी समय से नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिस पर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे कहते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, इसे जल्द ही पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा। नहीं, सेशन लेट पहले से, मेरे आने से पहले 3 साल लेट चल रहा था, उसको धीरे धीरे हमने कोशिश किया आने के लिए। अब 1-1.5 साल तक आया है और उसको रेगुलराइज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। कुलपति ने देरी के पीछे कई कारण गिनाए। उन्होंने कहा, अंक पत्र जारी करने में भुगतान की वजह से ये समस्या हुई, डेटा सेंटर को भुगतान करने में देरी होने की वजह से अंक पत्र जारी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ऑडिट प्रक्रिया और तकनीकी समस्याओं के चलते भी देरी होती है। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द सत्र को नियमित किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अब देखना होगा विश्वविद्यालय इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक छात्रों को राहत मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जमुई से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां गिद्धौर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को कुचला है। मौके पर ही दोनों चचेरी बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों बहनें मंदिर से वापस लौट रही थी, तभी ये सड़क हादसा हो गया। कार लेकर चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पटना के बेऊर जेल से रिहा होने के बाद मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह कल से ही लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और वे समर्थकों के साथ बने हुए हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। आज अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पटना से मोकामा में अपने गांव नदवा पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। पूजा के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और उनका भव्य स्वागत भी किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अनंत सिंह की। जो महाबला तेलुतान प्रतिबंधानी रक्षमा धर्मासी हल्के एकदम हल्के चलो तोड़ ले अच्छा बांध दो राज जी एक ठो भोला आके जी मंदिर बनवा रहे हैं बक्का जा ये हो देख रहे ना हमें वो तो सब कुछ देखा यहां खाना बनवा दो ये दा बनवाना तो जी है हां बस अपने के खाली वही बनवा देखिए हां हमें फिर मंगल के बहुत अच्छा ये भड़कान मंगल के बृहस्पति से वो 3-4 घंटे। तो डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा ने कई अहम फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि अब बिहार में घर बनाने के लिए नक्शा डिजिटल तरीके से पास कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी। नगर निकाय में स्थायी समिति का गठन पार्षदों के वोट से होगा। इसके अलावा राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिन्हें प्लांट सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। नगर निकाय का ऑडिट अब कैग करेगी। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन चल रही मांस की दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कि बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं, मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता, आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक है।